Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने पास एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं और इसमें जो पॉल्यूशन के लेवल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के पॉल्यूशन, लाइक अपने वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत टाइप के मरीन पॉल्यूशन वगैरह पड़े होंगे। आज के सेशन में आपको सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कहीं कोई दिक्कत ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल इशू रेफर करता है वो सभी के सभी हार्मफुल इफेक्ट जो कि हमारे एनवायरमेंट पे पड़ते हैं और किसकी वजह से पड़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का दबा के एक्सप्लॉयटेशन किया। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है ओवर यूटिलाइजेशन करना। उन्होंने इतना ज्यादा उसका यूज किया जिसके चलते क्या हुआ, उसमें से जहरीली गैसें निकली। इकोनॉमी तो डेवलप होती गई लेकिन उससे हमारे एनवायरमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि अगर हमने एनवायरमेंट के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि एनवायरमेंट हमारे साथ वो नेगेटिव इंपैक्ट हमें दिखाना शुरू करेगा, चाहे वो सुनामी के थ्रू हो, चाहे वो अर्थक्वेक के थ्रू या कोई भी टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट आ गए, जैसे एयर पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन आ गया, नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया, आपका पोल्यूशन आ गया, गार्बेज पोल्यूशन आ गया, बहुत टाइप के पोल्यूशन होते हैं और ये हमारे एनवायरमेंटल के लिए एक बहुत ही मेजर इशू। अगर हमने इसको टाइम रहते खत्म नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ी त्रासदी जिसको बोलते हैं डिजास्टर, वो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अगर हम एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करें तो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका लोकल इशू, एक होता है रीजनल इशू और एक होता है ग्लोबल इशू। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एक बात बताओ, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ओवर पॉपुलेटेड लोग, मतलब पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। कम से कम एरिया के अंदर बहुत से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। कार्स यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती हैं, बाइक्स हो गया, स्कूटर्स हो गए, बहुत ज्यादा लेवल पे यहाँ पर चलती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया। लेकिन यही अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो शायद मध्य प्रदेश में उतना पॉल्यूशन नहीं जितना दिल्ली के अंदर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसका एक लोकल इशू है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, उसका क्या है, लोकल इशू है। अच्छा मैं बात करता हूँ दिल्ली के अंदर द्वारका का। अच्छा दिल्ली के अंदर द्वारका छोड़ो, आनंद विहार, दिल्ली के अंदर एक रीजन पड़ता है आपका आनंद विहार। दोस्तों आनंद विहार सबसे ज्यादा खराब है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार का सबसे ज्यादा खराब है, बिकॉज वहां पर इंटरनेशनल जो बसेस होती हैं वो वहां पर आती है और वहां पर बसेस की से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इतने बड़े लेवल पर और मैसिव लेवल पर होते हैं जिसके चलते वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब है। वो क्या है, एक रीजनल इशू है। लेकिन यही अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो वर्ल्ड में जो नाइजीरिया है वो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करता है, जिसके चलते वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ये कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको टैकल कर पाए। तो ये हो गया उसके लिए ग्लोबल इश्यूज। यानी जब हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो उसको लोकल इशू बोलेंगे, और स्टेट में भी किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो रीजनल इशू बोलेंगे, और अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे कंट्रीज के लेवल पे तो उसको बोलते हैं ग्लोबल इशू। चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो लोकल इश्यूज है वो कौन कौन से हैं। लोकल इश्यूज में आएगा वेस्ट डिस्पोजेबल, कि किस तरह से हम वेस्ट को डिस्पोज करें। डिस्पोज ऑफ करना भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। जानते हो दोस्तों, जितनी भी डेवलप्ड नेशन है ये क्या करती है, इनके पास जितना भी कूड़ा करकट जहरीला वाला होता है ना, जैसे मान लो टीवी को फोड़ा और एलईडी वगैरह को फोड़ा, तो इस टाइप के जो गार्बेज होते हैं, अब इनको डंप करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, लेकिन आप कितने लेवल तक इसको डंप करते रहोगे। तो डेवलप नेशन क्या करते हैं, जितने भी अंडर डेवलप नेशन है उनको पैसा देकर बोलते हैं ये जितना कूड़ा करकट है ये अपने देश में फिकवा लो और हम आपको पैसा देंगे। तो ये होता है वेस्ट डिस्पोजेबल। लेकिन आप ये कब तक कर पाओगे, एक लेवल तक कर पाओगे, उसके बाद सामने वाली कंट्री भी मना कर देगी भाई पैसा ही हर चीज नहीं होती, हमें भी अपने एनवायरमेंट को यहाँ पर बचाना है। ये आपका लोकल इशू होगा कि किस तरह से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। दूसरा वाटर स्कैरिसिटी। आप जानते हैं हमारे पर पानी जो अगर पीने की बात करें तो पीने का पानी हमारे पास 0.02% ही है, यानी पीने के पानी की समस्या भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकल इशू है। इसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। आप देखते हैं जिस तरह से मरुस्थली जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान से मान लो आंधी उठी तो राजस्थान की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे पंजाब में आ जाएगी और पंजाब की हरे भरे जो हरियाली वाली जगह है उनको सैंड से ढक देगी और जिसके चलते एग्रीकल्चर पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, लोकल इशू। अच्छा मैं बात करूं, राजस्थान से मिट्टी उड़ के क्या लगता है आपको श्रीलंका चली जाएगी, नहीं जाएगी इतनी दूर। वो क्या होगा कि अपने जो आसपास के एरिया है उनको कवर करेगी। तो ये क्या बन गया, आपका लोकल इशू बन गया। और आपका हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कुछ जगह बहुत ज्यादा है, कुछ जगह ठीक ठीक है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर कम एरिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। चंडीगढ़ की बात करूं तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है उनके एरिया के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इंडिया की दिल्ली की बात करूं तो ज्यादा, ये क्या आपका लोकल इशू है। फिर हो गया इंडिजिनस स्पीशीज। अभी क्या होता है,
कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत ही लुप्त होने वाले हैं, मतलब उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर हमने उनको नहीं बचाया, तो इनको बोलते हैं हम अपने पास इनडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, देखो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस किस चीज का फैलाओ कि भाई देखो ऐसा है कि इतने सारे हमारे यहाँ पर लोकल इश्यूज है, अगर हमने टाइम रहते चीजों को नहीं सुधारा तो वो दिन दूनी की पॉल्यूशन के चलते हमें बहुत सीवियर क्राइसिस देखने के लिए मिल सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि अभी दिल्ली के अंदर क्या था, जब दिवाली आई थी नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में, तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी खराब चल रहा है, मतलब उन दिनों तो हो ही जाता है खराब। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली ये बताता है कि अपने एनवायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब एनवायरमेंट आपके साथ खिलवाड़ करेगी। तो ऐसे में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही रीजन है कि केजरीवाल ने रोड के किनारे जितने भी ट्रैफिक लाइट्स है वहां पर लोगों को खड़ा किया और ये कहा कि अगर रेड लाइट है तो आप अपने इंजन को बंद कर दो, जिससे उस इंजन से निकलने वाली जहरीली गैसें जो है वो एनवायरमेंट में कम से कम फैले। ठीक है, तो ये क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फिर होता है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो चलाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट हो गया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ मूवमेंट हो गया, नमामि गंगे मूवमेंट हो गया, ताज ट्रेपेजियम मूवमेंट हो गया। इस टाइप के मूवमेंट चलाने से क्या होता है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलती है कि हाँ भाई हमें भी ये काम करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। फिर एक है बायोडायवर्सिटी क्लब। दोस्तों बायोडायवर्सिटी क्लब क्या होता है कि मैं अभी आपको बताऊंगा आगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि कुछ जगहों को गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्रिजर्व कर दिया है कि इन जगहों पर आप जो है यहाँ पर हंटिंग वगैरह ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्रजातियां हैं जिनको हमें बचाना है, और यहाँ पर नेचुरल की कई सारी ब्यूटीज पाई जाती है, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमने बायोडायवर्सिटी बनाई हुई है। इस तरह से बायोडायवर्सिटी क्लब बनाने से क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं और जो लुप्त होते हुए पेड़ पौधे हैं उनको यहाँ पर बचाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेशन, जैसे आप जानते हैं ओजोन डे 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो डेज होते हैं, सेलिब्रेशन डेज होते हैं, इनसे भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाया जाता है। अब एक बात बताओ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, क्यों होती है, ताकि जो नई जनरेशन जिनको गांधी जी के बारे में नहीं पता वो भी याद करे कि हाँ कोई गांधी जी नाम के व्यक्ति थे और इन्होंने इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देश में बहुत बड़े लेवल पे था। तो जो डेज होते हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल इश्यूज की। ग्लोबल इशू की बात करें यानी इंटरनेशनल लेवल्स की अगर हम बात करें तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। याद रखना कि जब आपकी ओजोन की डिप्लीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब इससे मेल्ट होने से क्या होगा, पहली बात तो जो हमारे सी का लेवल है वो बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ऐसा नहीं कि भारत में नहीं बढ़ेगी बाहर देश में बढ़ेगी, भाई ग्लोबल वार्मिंग सब जगह इक्वली बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा ओशन एसिडिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी जो है वो नदी नालों में डाले और वही नदी नाले एक नदी से मिल जाए और नदी समुद्र से मिल जाए, तो बताओ इससे जो पूरा का पूरा ओशन और ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर नहीं कहना चाहिए बल्कि जितने भी हमारे ओशंस है, क्या वो पॉल्यूट हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल पॉल्यूट हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन कि ग्लोबल। अच्छा एक बार बताओ, कोई ओशन है उसमें अगर फैक्ट्री का गंदा पानी आ रहा है तो क्या मैं ये बोलूंगा कि ये पानी तो सिर्फ इंडिया में रहेगा, वहां तो दूसरी जाएगा ही नहीं? ऐसे नहीं भाई, पानी तो घूम घूम के कहीं भी जा सकता है। किसका पानी कहाँ रहा है हमें थोड़ी पता, क्या पता वो यूएसए से घूमता हुआ भारत में आए, भारत से घूमता हुआ चाइना चला जाए। तो ये जो चीजें होती है ना ये आप रोक नहीं सकते हो, और ये कोई भी कंट्री करेगा तो इसका इम्पैक्ट सभी कंट्री को झेलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ओशन का पानी जो है ये इतना पानी हमारा है और इसके बाद हम वहां पे बीच में रोक लगा देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो पानी तो कहीं से भी आ सकता है। तो ओशन एसिडिफिकेशन भी आज की डेट में बहुत बड़ा ग्लोबल इशू हमारे लिए बन चुका है। इसके बाद है पॉल्यूशन, एसिड रेन। अच्छा एसिड रेन क्या है आपको पता ही होगा कि जिस तरह से जो जहरीली गैसें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी हमारी लेयर्स होती है उनमें बैठ जाती है रखे, और जैसी बरसात होती है तो वो वही सारा गंदा पॉल्यूटेड होता है वो पानी के माध्यम से हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। जानते हो बरसात जब पहली बरसात होती है उसमें कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात क्या होती है काफी महीनों के बाद होती है, और इसमें क्या होता है कि बादलों के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है वो बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, और जब पानी गिरता है तो उन्हीं पानी के थ्रू वो पॉल्यूटेंट भी आपकी स्किन के ऊपर आपकी गाड़ी के ऊपर गिरते हैं, तो इससे क्या होता है कलर चला जाता है या आपको स्किन कैंसर हो जाता है। इस टाइप की बीमारी देखने के लिए मिलती है, इसलिए पहली बरसात में कभी नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उसमें एसिड रेन जैसी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर आ गया ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन तो आप जानते हो कि जो हमारी लेयर्स होती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो ओजोन लेयर क्या होता है, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं इसके कंपोजिशन बिगड़ जाने से या ग्रीन हाउसेस के कंपोजिशन के बिगड़ जाने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है ओजोन के लेयर के अंदर क्या आने लगते हैं, छेद आने लगते हैं। और जब ओजोन लेयर में छेद आते हैं तो सन की लाइट जो है वो सीधा हमारे अर्थ पर पड़ती है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस रेज। उससे क्या होता है स्किन कैंसर जैसी चीजें देखने के लिए मिलती है। ओजोन लेयर कहीं ना कहीं सन की अल्ट्रा रेज से हमको बचाने का काम करती है। तो ओजोन डिप्लीशन भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा ग्लोबल
इशू बन चुका है। पांचवा है पोलर मेल्टिंग। पोलर मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा नीदरलैंड, ग्रीनलैंड, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा जो है बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। और इनकी बर्फबारी में क्या होता है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स बनते हैं, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है। जब मेल्ट होता है तो जो सी का लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है। कई सारे ऐसे आइलैंड्स हमारे भारत के, जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह है, ये आइलैंड धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि सी का लेवल बढ़ रहा है। तो आइलैंड में जो जगह है वो क्या होती है, पानी से भरती चली जाएगी। और ऐसे में कोस्टल इलाकों के अंदर, जैसे केरला कह लो, मुंबई कह लो, महाराष्ट्र कह लो, गोवा कह लो, पांडिचेरी कह लो, ये सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर बाढ़ आने की जो समस्या है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो पोलर मेल्टिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यूज है। तो बताओ ग्लोबल इश्यूज में कौन कौन से आ गए। एक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ओशियन एसिडिफिकेशन आ गया, पॉल्यूशन आ गया, एसिड रेन आ गया, ओजोन डिप्लीशन आ गया, पोलर मेल्टिंग आ गया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट करो, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज है तो इसमें डोमेस्टिक एग्रीमेंट थोड़ी चलेंगे, इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट चलेंगे। जैसे एक एग्रीमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 26/8/1987 को बनाया गया था। ये किसके लिए बनाया था, ताकि हम अपनी ओजोन लेयर को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरा था हमारा रियो समिट। रियो समिट कब हुआ था, 14 जून 1992 को होता है। ये भी ग्लोबल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर एक और होता है कायटो प्रोटोकॉल, जो कि 1992 में था। क्लाइमेट चेंज को लेकर इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21 के अंदर, 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 1995 में इसकी पूरी मीटिंग चली थी, जिसको लेकर यहाँ पर कंसर्न जताए गए थे कि हमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट करने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्या को, ग्लोबल इश्यूज को यहाँ पर दूर किया जाए। एक आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 के अंदर किया गया था, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने से, जिसमें भारत और फ्रांस ने बढ़ चढ़ के जो है अपना योगदान दिया। ये सारे एग्रीमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो जस्ट एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हाँ ग्लोबल इश्यूज को हमने किस किस तरीके से टैकल किया है। फिर मैं एक एक करके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरी क्लास का है, रियो समिट पूरी एक क्लास का है, कायटो प्रोटोकॉल पूरी क्लास का है, पेरिस एग्रीमेंट पूरी क्लास का है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी पूरी एक क्लास का है। तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो होते कई टाइप है, मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, पहला दूसरा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वाटर पोल्यूशन तो क्या लिखा है, द 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। बिल्कुल सही है कि अगर हम पूरे अर्थ को देखें ग्लोब में, तो उसमें 70% जो है अर्थ वो तो सिर्फ पानी से घिरी हुई है, लेकिन उसमें से भी 3% ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है टोटल क्वांटिटी का। यानी जितना वाटर अवेलेबल है उसमें से 3% पानी जो क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन फ्रेश वाटर मतलब ये नहीं कि आप उसे पी सकते हो, फ्रेश वाटर के अंदर भी 0.00192% ही अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन उसको कंज्यूम कर सकता है। और जो पानी वो बिल्कुल बेकार है। कहने के लिए हमारे पास पानी 70% है, लेकिन पीने के लायक पानी सिर्फ 1% से भी काफी ज्यादा कम है, 0.00192% है, जिससे ह्यूमन कंजम्पशन को यहाँ पर रोका जा सकता है। दोस्तों आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ये कैंट आरओ खरीद लो, इससे पानी बहुत प्योरीफाई हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो यार आरओ के अंदर क्या होता है कि वाटर का टीडीएस लेवल डाउन कर दिया जाता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। इसको जब आप कम करते हो तो वाटर की जो प्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ वाटर अफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, लेक, रिवर एंड ओशियन एज वेल एज द वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताओ कि जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो क्या उससे हमारे हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा या ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा। सर उसका तो इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। अगर आज की डेट में हमने इसको नहीं बचाया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बात को ध्यान से सुना, कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जो वाटर के पॉल्यूटेड होने की वजह से होती है। अच्छा, जो कि क्या होता है, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, खेतों से गंदा पानी निकलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी जो है नदी नालों में जाता है, और नदी नालों से रिवर्स में चला जाता है। और रिवर्स के अंदर क्या होता है, हम कई लोग धोबी घाट लोग खोले बैठे हैं, जो धोबी वहां पर कपड़े धो रहे होते हैं, कुछ लोग मवेशी वगैरह जो है पानी पी रहे होते हैं, कुछ हम लोग भी पानी भर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मैं रिपीट करता हूँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो खेत होते हैं, अब जैसे पानी बरसा तो खेत का जो भी गंदा पानी है वो बह के कहाँ जाएगा, वहां के आसपास की नहर में आ जाएगा, नहर से नदी नालों में आ जाएगा, और बाद में वो रिवर से मिल जाएगा जाके। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा एक चीज और बताऊं, आपने कभी देखा राजस्थान के लोगों के जो दांत होते हैं वो पीले होते हैं, कभी सोचे इसके बारे में ऐसा क्यों होता होगा। तो दांत इसलिए पीले होते हैं क्योंकि वहां के पानी के अंदर ना फ्लोराइड की मात्रा बहुत पाई जाती है, और जो फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है तो वो पीलापन जो है वो बढ़ाना शुरू कर देती है। मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के लोगों के दांत पीले क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, और फ्लोराइड हमेशा क्या होता है, चीजों को पीला करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, तो देखो एक तो ग्राउंड वाटर होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक आपका सीवेज वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर सोर्स होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, थर्मल एंड रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, मराइन पॉल्यूशन होता है, और ऑयल स्पिल्स होता है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो ग्राउंड वाटर में क्या होता है, जैसे आपने देखा अपना
अपने घरों को धोते हो या कुछ गली वगैरह धोते हो तो उससे भी गंदा पानी निकलता है, वो आपका होता है ग्राउंड वाटर। दूसरा होता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है ना, ये क्या करती है कि अपने यहाँ पर जब चीजों को बनाती है तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, और बाद में वही गर्म पानी जो होती है वो सीधा नली में नाली के थ्रू या कह दो नदी में सीधा डंप कर दिया जाता है। सोच के देखो, गर्म पानी नदी में सीधा फेंका जा रहा है, तो गर्म और ठंडा पानी जब आपस में मिलते हैं तो वो एक गलत मिक्सचर बना देते हैं, एक बहुत जहरीला मिक्सचर बना देते हैं, जिससे मरीन सिस्टम के अंदर रहने वाले एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं उनको दिक्कत होनी शुरू होती है, इसलिए मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। ये होता है आपका पॉइंट सोर्स। सीवेज वाटर आप जानते हैं, जो हमारे सीवेज सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू जो गंदा पानी निकलता है वो रिवर्स वगैरह में डंप कर दिया जाता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कई सारी इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसी है जिन्होंने अपनी यूनिट खोली नदी के पास में कि जितना भी वेस्ट वाटर है वो सीधा डंप कर देंगे नदी नालों के अंदर। एग्रीकल्चर सोर्स, एग्रीकल्चर सोर्स में क्या होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड वगैरह किसान ने डाले, बरसात हुई, बरसात के पानी से रेंगता हुआ पानी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से होता हुआ कहाँ जाएगा, नदी नालों में जाएगा, और उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसी जो चीजें पानी में मिली होती हैं, और ये हमारी वाटर पोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थर्मल एंड रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है कि जब गर्म पानी को हम सीधा रिवर में डंप करते हैं तो इससे जहरीली गैसेस बनती हैं। मराइन पोल्यूशन, जैसे कई सारी शिप्स वगैरह निकल रही होती है तो शिप्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि शिप जब निकलती है तो वहां भी पॉल्यूशन जो है लेवल बढ़ते है, भाई शिप को चलाने के लिए तो हमें फ्यूल ईंधन की जरूरत पड़ती है ना। फिर होता है ऑयल स्पिलिंग। अब जब शिप निकलेगी तो क्या लगता है, जैसे हम अपनी स्कूटर बाइक चलाते हैं तो आपने देखा जब हम कभी खड़ी करते हैं तो उसके अंदर से इंजन ऑयल का एक दो बूंद टपक जाती है, इससे वो जमीन ब्लैक हो जाती है, आपने देखा उस इंजन ऑयल को। तो इसी तरह से जो शिप्स होती हैं ये भी अपनी जो ऑयलिंग होती है वो उनके अंदर से निकलती ही रहती है। अब ऑयल अगर पानी में जाएगा तो वो जमा तो हो गई, और इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को एक जो हार्मफुल इम्पैक्ट उसको पड़ेंगे। तो ये सारे हमारे थे टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के, कितने टाइप के हमारे यहाँ पर वाटर पोल्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे सराउंडिंग पे या हमारी हेल्थ पे। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें कि जो मानव की जो हेल्थ है उस पर क्या हमारा वाटर पोल्यूशन इम्पैक्ट डालेगा, तो लिखा हुआ सीवेज के थ्रू पानी का लेवल डाउन हो जाता है, जिसको रिफाइन करने के लिए सीधा नदी नालों में डाल दिया जाता है, जिससे कॉलरा, स्किन कैंसर, हाइपोथेसिस, हेयर फॉल और डायरिया जैसी बीमारी देखने के लिए मिलती है। दोस्तों मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्या होता है जब वाटर पोल्यूशन बढ़ता है तो जो ह्यूमन हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट होती है। देखो अल्टीमेटली जितना भी पानी नदी नालों का, इसी को रिफाइन करके हमारे लिए पीने का पानी बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता पीने का पानी अलग से कहीं से लेकर आते हैं, ये यही इसी पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू किया गया जाता है, सही किया जाता है, साफ किया जाता है, और उसके थ्रू ये पानी क्या करते हैं फिर घरों तक सप्लाई करते हैं। सोच के देखो अगर हम इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन करेंगे तो हम कितना चीजों को रिफाइन करेंगे, हम कितना वाटर की प्योरिटी को बढ़ाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और हमें किस किस टाइप की बीमारियां हो सकती है, कॉलरा जैसी बीमारी, स्किन कैंसर हो गया, आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, डायरिया, ये सारी बीमारियां हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती हैं। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन का एनवायरमेंट पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई ऐसा है कि पानी में जो होता है, आपने देखा होगा कि पानी की जो सतह है उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी जम जाती है। सोच के देखो अगर वो एल्गी जम जाएगी तो क्या धूप जो है वो नीचे जा पाएगी, और नीचे कई सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल है जिनको धूप की बहुत ज्यादा जरूरत है, नीचे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनको धूप की ज्यादा जरूरत है, तब वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना पाएंगे, जो वो नहीं बना पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है वो सिस्टम वहां पे खराब होना शुरू होता है, वहां की मछलियां मरना शुरू होती है, वहां पर जो प्लांट होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन है, और इसी को बोला जाता है एल्गिलम ब्लूम। क्या बोला जाता है, एल्गल ब्लूम बोला जाता है। अच्छा एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब पानी के अंदर एक्सेस मात्रा में एल्गी जमा हो जाती है। देखो थोड़ी बहुत एल्गी जब तो जमा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब एल्गी जमा हो जाती है तो उसको बोलता है क्या, एल्गल ब्लूम। अच्छा ये कहाँ देखने के लिए मिला था, ये हमारे यहाँ पर मैक्सिको के अंदर देखने के लिए आता। मैक्सिको के अंदर जो नदी नाले है ना, वहां पर इतनी ज्यादा एल्गी जम गई थी जिसके वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया, और नीचे जो मरीन सिस्टम में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाई, जिसके चलते वहां की जो सबसे ज्यादा मछलियां हैं वो मरनी शुरू हो गई। मैक्सिको के अंदर देखने के लिए यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो वही लिखा एनवायरमेंट को क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पानी में एल्गी एक्सेसिव ग्रोथ का होना, जिसको हम एल्गल ग्लूम कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है एल्गल ग्लूम क्या होता है, तो एल्गल ग्लूम मतलब जब पानी के अंदर जो एल्गी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए और एक बहुत मोटी लेयर बन जाए, जिससे सनलाइट बिल्कुल भी जा आर पार नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथनोपेरिकेशन। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को सनलाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर हम लूज कर देते हैं, फ्रेश वाटर फिर हमें नहीं मिलता, और इसको बोलते हैं डेड जोन। डेड जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली वगैरह बहुत ज्यादा मर जाती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो है सनलाइट नहीं मिलती। और ये कंसेप्ट कहाँ देखने के लिए मिला था, मैक्सिको के अंदर देखने के लिए ये मिला था। अच्छा एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये मछली वगैरह जो होती है इनको बोलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये भी हमारा वाटर पोल्यूशन से काफी हद तक क्या होता है, हमारा खराब हो जाता है।
बोलो क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक नॉलेज की बात पूछूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे रेड लाइट सिग्नल पे खड़े होते हैं पुलिस वाले, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है कि उनके शरीर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ियों से ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और इनके लंग्स में बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि इनका सीधा जो है उसी एयर पोल्यूशन से इनका जो है कनेक्शन बैठता है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया वाटर पोल्यूशन। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम अपने पास एयर पोल्यूशन की, क्योंकि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आप देख रहे हो न्यूज वगैरह भी बहुत सारी आ रही है। तो चलो एयर पोल्यूशन पे नजर डालते हैं। एयर पोल्यूशन लिखा है एयर पोल्यूशन टू रिलीज ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन वाला पोल्यूटेंट दैट इनटू एयर दैट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, human health and planet as a whole. एयर पोल्यूशन इन इंडिया इज अ सीरियस इशू। नो डाउट हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन आज के डेट में इतना ज्यादा सीरियस इशू हो चुका है कि एक टाइम के लिए वाटर पोल्यूशन पर हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एयर पोल्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी एनवायरमेंट में हमें सांस लेना होता है, वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। और अगर हम बात करें कि अगर कहीं पर एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली में आप देख लो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है यहाँ के लोगों का जो कह सकते हो जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली हाई हो जाता है, बच्चों को इचिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, और इससे क्या होता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन होना शुरू होता है, शरीर जो है वो प्रॉपर बन नहीं पाता है। अब मेजर सोर्स क्या है इंडिया में एयर पोल्यूशन के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो कि इंडिया के अंदर खासतौर पर दिल्ली की अगर मैं बात करूं, सर आप दिल्ली क्यों लेते हो, देखो भाई दिल्ली में मैं खुद भी रहता हूं तो मुझे पता है दिल्ली का हालचाल क्या चल रहा है। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री में से स्टेट में से एक है, तो इसलिए मैं प्राइम एग्जाम्पल दिल्ली को लेता हूँ, समझ रहे हो। और क्योंकि मैं तो साक्षात देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भाई साहब आप रोड पे पैदल नहीं चल सकते हो, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पर है, हर इंसान बड़ी सी कार लेकर बैठा होगा अकेला, यानी इतनी बड़ी रोड को घेर कर बैठ के अकेले चल रहा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है। बायोमास बर्निंग होता है, जैसे कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो चूल्हे वगैरह पुराना सिस्टम होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं आग जला के अपना चूल्हा जलाते हैं, तो उससे हमारे यहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन बढ़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो कोयले को बर्न करके किए जाते हैं, ठीक है। अब कोयले को जब जलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर यही हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, यही हम सोलर पावर प्लांट की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, उसमें क्या होता है कोयले को जला जला के क्या कहता है उससे एनर्जी निकाली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से भी एयर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज में एयर पॉल्यूशन करने में कोई कम नहीं है, ये भी क्या करती है अंदर बहुत सारे स्मोक वगैरह है वो एनवायरमेंट में छोड़ देती है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना पर्टिकुलर मैटर 2.5 जो है वो रिलीज होगा। आपने देखा कभी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो अब किसी का लेंटर पड़ता है तो आपने देखा सीमेंट की जब बोरी खोली जाती है तो वो कितने ज्यादा धूल उड़ा देती है, और क्योंकि उसकी डस्ट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के थ्रू वो क्या हो जाते हैं हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है, फेफड़ों के अंदर जब जमना शुरू हो जाते हैं तो इससे क्या होता है हमारे पर यहाँ पर लंग्स प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एग्रीकल्चर बर्निंग, पराली वगैरह मैंने आपको बताया भी था न्यूज़पेपर के अंदर कि पराली वगैरह हम इतने मैसिव स्केल पर चला रहे हैं जिसके चलते क्या होता है एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला था, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के लड़कों ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया था जिससे एक ऐसा सोल्यूशन बनाया सके, जो सोल्यूशन का छिड़काव अगर हम खेत पर कर दें तो इससे अल्टीमेटली जो पराली है वो खुद डिकम्पोज हो जाएगी, आपको उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पराली जलाई जाती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अभी इस पर रिसर्च वगैरह चल रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हम कह सकते हैं कि जो पराली है ये भी कहीं ना कहीं हमारी एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलो क्लियर है। चलो अब मेरी बात को सुनो, ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग में गैसेस के कंपोजिशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, मीथेन हमारे पास जिसको CH4 बोलता है 20% है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 14% है। इस तरह से ये हमारा क्या है पूरा कंपोजिशन है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन की, कितने टाइप के हमारे यहाँ पर क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की और बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, जैसे PM2.5 होता है, PM10 होता है, ये पर्टिकुलर मैटर हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। सर ये समझ नहीं आया, सुनो, जैसे आप बाहर निकले तो आपने देखा होगा जैसे आपके आगे कोई बाइक चल रही है, कार चल रही है, तो वो धूल उड़ाते हुए चलती है, वो धूल क्या होता है अगर आपको प्रॉपर नजर आ रहे हैं तो वो है पर्टिकुलर मैटर 10 का मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो आपके बालों की से थोड़ी सी कम है। लेकिन कुछ ऐसे होता है आपने देखा हो रात के टाइम आप टॉर्च जलाओ,
ठीक है। आपको लग रहा है नहीं धूल तो उड़ ही नहीं रही, आप अपने कमरे के अंदर टॉर्च जला के देखना, आपको दिखेगा कई सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएंगे। ये होते हैं पर्टिकुलर मैटर 2.5, जिनको आप इनहेल करते हो और आपके शरीर के अंदर ये चले जाता है और इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, इससे हमारे लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या है, सबसे पहला पर्टिकुलर मैटर, जो कि आप 2.5 भी बोल सकते हो और पर्टिकुलर मैटर 10 भी बोल सकते हैं। ये आपकी बाल की साइज से भी काफी ज्यादा छोटा होता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस और लेड, ये हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं जो हमेशा पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या होता है, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, स्मोक फॉर्मेशन होता है और एसिड रेन होता है। ठीक है, चलो अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएट लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट जो इनिशिएट लिया वो लिया है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाए, जो हमें ये बताएगा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्यों इतना ज्यादा खराब हो रहा है और क्यों, कैसे हम इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। क्या, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि कितने से कितने लेवल तक की एयर हो तो हम इसको पॉल्यूटेंट मानेंगे, कितने से कितने तक की एयर हो तो हम इसे गुड मानेंगे, एक्सीलेंट मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे, वेरी हजार्डियस मानेंगे। ये सब ये हमें बताता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, ये क्या होता है, ये वेदर की फॉरकास्टिंग करके बता देता है। जैसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो ही बता देते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगले 5 दिन तक जो है अर्थ का टेम्परेचर या अपने रीजन का जो टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है, रेन होगी या नहीं होगी, वो सब बताते हैं। तो 3 बड़ी बड़ी इनिशिएटिव है, याद कर लो इनके नाम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ये होते हैं हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए। अच्छा सर एक बात बताओ कि जैसे आपने अभी बताया कि एयर पॉल्यूशन होता है, सर ये एयर पॉल्यूशन फैलाने वाले कौन कौन से लोग होते हैं। देखो सबसे पहली बात है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एयर पॉल्यूशन तकरीबन 52% फैलाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन फैलाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट कितना है, सिर्फ 27% है। यानी हमारे यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें 27% जो होता है वो किसी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। फिर होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन 8% होता है, एग्रीकल्चर की वजह से 10% होता है, रेजिडेंशियल की वजह से 1% होता है, अदर्स होता है 2%। यानी ये वो रीजन है जिनके से हमारे यहाँ पर एयर पोल्यूशन फैलता है। कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको, तो बताओ इंडस्ट्रीज का कितना कंपोजिशन है, 5.2 है, सॉरी 52 है, ट्रांसपोर्ट का 27 है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन का 8% है, एग्रीकल्चर का 10% है, रेजिडेंट का 1% है, अदर्स का 2% है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसको लॉन्च किया था 17 अक्टूबर 2014 को। दोस्तों ये डेट याद कर लो कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अच्छा नाम से सुनो, नेशनल लेवल पे एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसको क्या बोला गया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया था 17 अक्टूबर 2014 को। डेट याद करो जल्दी बोलो, 17 अक्टूबर 2014 को, 17 अक्टूबर 2014 को नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके अंदर क्या देखा जाता है, पर्टिकुलर मैटर नंबर 10, पर्टिकुलर मैटर नंबर 2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन, अमोनिया और लेड, इनको देखा जाता है और इनकी कंपोजिशन को देखा जाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स ने क्या किया हुआ, कुछ कैटेगरीज बनाई हुई। दोस्तों आपको बताऊंगा, मैं हिंदू न्यूज़पेपर में ये चीजें बार बार बताता था एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अगर आपका AQI 0 से 50 है तो इसे गुड मानते हैं, अगर ये 51 से 100 है तो इसको सेटिस्फैक्टरी मानते हैं, अगर ये AQI 101 से 200 है तो मॉडरेट पॉल्यूशन मानते हैं। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। 201 से 301 है तो भाई साहब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बहुत पुअर है, और वेरी पुअर बहुत ज्यादा पुअर है 301 से 400 के बीच में, और सीवियर है 401 से 500 के बीच में। अभी दिल्ली के अंदर कितना चला है तो 428, 450, यानी सीवियर पहुंचेगा, हजार्डियस बोलता है, यानी यहाँ तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितने कितने मात्रा में पाई जाती है, तो जानकारी के लिए बता दूं, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20% पाई जाती है, एर्गॉन 0.934% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0418% पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस कंपोजिशन को याद कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, एर्गॉन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0418%। ठीक है दोस्तों, अभी ना ये क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं, अभी एयर पोल्यूशन अभी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको ना सेकंड पार्ट के अंदर कवर करूंगा। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा ना उसके अंदर मैं कवर करूंगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मेरी बात समझो। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी सेकंड पार्ट को भी देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।